हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQIAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज एक बहुत ही बड़ी खबर हमारे सामने आई है, जिसमें कोचिंग संस्थानों को लेकर कुछ रेगुलेशंस की बात की गई है, मतलब विनियमन की बात की गई है। आप देख पा रहे होंगे, अब हर स्टूडेंट नहीं करेगा कोचिंग। मतलब शिक्षा मंत्रालय ने यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो बच्चे होते हैं वो कंपटीशन की इतनी ज़्यादा होड़ लगी हुई है, और कंपटीशन के एक डर की वजह से जो बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स में भी देखने को मिलता है, और उनके पेरेंट्स हैं जो वो बच्चों को कहीं ना कहीं प्रेशराइज करके इतनी छोटी उम्र से ही कोचिंग स्टार्ट करवा दे। कई बार देखा गया है कि स्टूडेंट 8th क्लास से ही अपनी कोचिंग स्टार्ट कर देता है, या कई बार तो 6th क्लास से ही देखा गया है कि कोचिंग स्टार्ट कर देता है। ओवरऑल इस चीज़ से होता क्या है, तो आप अगर देखेंगे कि बड़े छोटे से अगर कोई एक उम्मीद किसी को जगा दो, और फिर उसे बाद में पता चलता है कि उसका रुझान दूसरी तरफ है, उसका इंटरेस्ट है जो वो किसी और तरफ जा रहा है, तो फिर उसके बाद वो बड़ा अंदर ही अंदर एक उथल पथल उसके होना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वो एक तनाव में आ जाता है, और तनाव में रहने के कारण अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स का शिकार होता है। जैसे कि सुइसाइड अटेम्प्ट्स हैं जो वो आजकल बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स में बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कोटा वाला आपने एग्जाम्पल अभी हाल ही में देखा ही होगा कि कोटा में इस तरह के तमाम ढेरों एग्जाम्पल, गुजरात में, यहाँ मुखर्जी नगर में इस तरह के एग्जाम्पल अक्सर सुनने में मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप कोचिंग संस्थानों की बात करें, तो मेन चीज़ यहाँ पर रेगुलेशंस जो लगाए जा रहे हैं वो शिक्षा मंत्रालय की तरफ से वो कोचिंग संस्थानों के ऊपर लगाए जा रहे हैं। मैं आपको न्यूज़ दिखा देता हूँ फटाफट। ये देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इश्यूज द गाइडलाइंस फॉर द कोचिंग सेंटर्स, प्रोहिबिट द इनटेक ऑफ स्टूडेंट्स बिलो 16 ईयर्स। मतलब 16 वर्ष से कम आयु वाला जो भी स्टूडेंट है, या आप यूँ कह लीजिए कि 10वीं कक्षा जिसने पास नहीं करी है, ऐसा कोई स्टूडेंट अगर एडमिशन लेता है तो कोचिंग सेंटर उसको रोकेंगी, कोचिंग सेंटर्स को ये अलाउ नहीं है। इस तरह की कुछ गाइडलाइंस जारी की है। इसके अलावा बहुत और भी तरह की गाइडलाइंस है, ये आप देख पा रहे होंगे। ये कोचिंग केंद्रों के विनियमन हेतु दिशा निर्देश किसके द्वारा जारी किया गया है, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, मतलब केंद्र सरकार की ओर से ये गाइडलाइंस आ रही हैं। और केंद्र सरकार का जो हायर एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट है शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो काम करता है, उसने ये गाइडलाइंस जो है वो जारी की है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जिसमें कि मैंने आपको तनाव से रिलेटेड चीज़ें बताई कि स्टूडेंट में किस तरह से तनाव की चीज़ें आ जाती हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो सुइसाइड अटेम्प्ट्स करते हैं। इसके अलावा कोचिंग सेंटर्स भी इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाती हैं, जब उनको पता है कि हमारे बच्चे, मतलब अपने बच्चे के लिए अगर पेरेंट्स हैं जो वो लाखों रुपया खर्च करने के लिए रेडी हैं, तो इस तरह के कोर्सेज भी लॉन्च कर देते हैं, जिससे कि वो स्टूडेंट जो अभी इस मानसिक तौर पर अगर आप देखेंगे तो रेडी भी नहीं है इस तरह की कंपटीशन वाली कोचिंग को करने के लिए, और वो 6वीं क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास से ही कोचिंग की दौड़ में लग जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो गाइडलाइंस आई हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रूफ हो रही हैं। यहाँ पर जो गाइडलाइंस हैं उन्होंने कोचिंग सेंटर्स पर भी लगाम लगाने की कोशिश की है, जिसमें कि उन्होंने ये बात साफ साफ कही है कि अगर कोई कोचिंग सेंटर जिसके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो वो कोचिंग नहीं चला सकता है ना, उस पर जुर्माना भी लगेगा। सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस पर। और उसके अलावा उन्होंने इनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर, इनके समय पर, इनके आप जो अगर कोई बच्चा है वो वापस लेना चाह रहा है, एग्जिट पॉलिसी आप कह सकते हैं, एग्जिट पॉलिसी के ऊपर तमाम तरह के दिशा निर्देश जारी किए। चलिए फटाफट एक एक करके कुछ इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये तो गाइडलाइंस है जो कि PDF है और बहुत बड़ा PDF है, 270 पेज का है, तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि शिक्षा मंत्रालय की ओर से जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है, ठीक है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है जो कि शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, उसकी तरफ से ये दिशा निर्देश आए हैं। अब इन दिशा निर्देशों की अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहली चीज क्या है कि क्यों ये दिशा निर्देश आ रहे हैं, तो सबसे मेन चीज आपको दिमाग में आनी चाहिए कि भाई कोचिंग संस्थान है जो उनके विनियमन के लिए है ना, कोचिंग संस्थानों
के विनियमन को लेकर के ये गाइडलाइंस जो है वो जारी की गई हैं। एक मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए, हर एक कोचिंग का एक मिनिमम स्टैंडर्ड। अगर हम एम की बात करें, इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें, एम लक्ष्य की बात करें, तो क्या है कि इसका एक तो विनियमन होना चाहिए, भाई एक नियम कायदे के तहत कोचिंग सेंटर रेगुलेट करने चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है कि एक मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए जिसको इनको फॉलो करना होगा। हर कोचिंग सेंटर को एक मिनिमम स्टैंडर्ड है जो वो फॉलो करना होगा। इसके अलावा बच्चा है जो एडमिशन ले रहा है, जो भी स्टूडेंट यहाँ पर एडमिशन ले रहा है, उसके भी अपने हित हैं, ठीक है, उन हितों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके लिए भी उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो देखिए आज कंपटीशन का दौर है और कंपटीशन के दौर में सभी लोग बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और एक दूसरे की होड़ लगी हुई है, बहुत ही छोटे से पढ़ने लग जाते हैं। तो यहाँ पर एक तनाव वाली जो मैंने बात करी, जो कि एक फीस के कारण होता है, फीस के कारण जो बच्चों में तनाव आ जाता है, उसको भी कम करना होगा, ठीक है। तो ये कुछ एम को लेकर के, इस चीज को दिमाग में लेकर के दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं। तो कुछ जो दिशा निर्देश हैं उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो सबसे पहले आप देखेंगे कि कोचिंग की अगर बात करी जाती है, मैं बार बार कोचिंग कह रहा हूं, तो एक तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है कि कोचिंग है क्या। तो सबसे पहले समझिए कि कोचिंग ऐसे इंस्टीट्यूट को कहा जा रहा है जहां पर 50 या उससे ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं या कोई भी कोर्स वो करते हैं, ठीक है, लेकिन कम से कम वहां पर 50 स्टूडेंट्स अगर हैं तो उसके लिए ये गाइडलाइंस हैं जो वो कंपलसरी है कि ये चीज़ें उनको फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले तो कोचिंग आपको समझना होगा कि क्या है। तो जब आपको कोचिंग समझ में आ गई है तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है वो एक कि यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना इनका, इस कोचिंग जो भी कोचिंग होगी जिसमें 50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, ऐसी कोई भी संस्थान है, तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना इंपॉर्टेंट है। होता क्या है हमारे देश में, रजिस्ट्रेशन कराया जाता है हेड ऑफिस पे। मान लीजिए कि कोचिंग है, कोई भी कोचिंग आप ले लीजिए और उस कोचिंग का जो हेड ऑफिस है वो मान लीजिए कि दिल्ली में है और उसकी कोई एक ब्रांच है जो आपके बेंगलोर में भी है, एक ब्रांच उसकी जयपुर में भी है, एक ब्रांच उसकी लखनऊ में भी है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन जो है वो दिल्ली में हो जाया करता है, ऐसा ही तो होता है। लेकिन यहां पर कंपलसरी किया गया है कि जहां जहां भी उसकी ब्रांचेज होंगी वहां उनके लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से उनका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, ठीक है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, इनका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कोचिंग का होना जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी चीज यहां पर कही जा रही है वो ये कही जा रही है कि 16 साल से कम उम्र का बच्चा, 16 साल या आप कह लीजिए कि 10th जिसने नहीं पास की होगी, ऐसा जो 10th क्लास से कम क्लास में है, ऐसा बच्चा अगर कोचिंग में आता है तो कोचिंग संस्थान को रोकना होगा। कोचिंग संस्थानों को प्रोहिबिट किया गया है कि ऐसे बच्चे को आप एनरोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो 16 साल एक उम्र, क्योंकि आप ऐसे समझिए कि 16 साल वो उम्र है या 10th क्लास वो उम्र है जब तक उसमें खुद क्षमता ही नहीं है ये डिसाइड करने की कि उसे कौन सी लाइन पकड़नी है, आगे भविष्य में अपना करियर किस लाइन में बनाना है। तो ज़्यादातर केसेस में, हमेशा नहीं कह सकते आप, अपवाद बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन हाँ ज़्यादातर केसेस में ये पाया गया है कि वो जो 16 साल से कम उम्र से प्रिपरेशन वगैरह स्टार्ट कर देते हैं वो अपने पेरेंट्स के दबाव में करते हैं या उनको कुछ पता ही नहीं है इसलिए वो करे जा रहे हैं, ठीक है। और फिर ये कहीं ना कहीं धीमे एक लंबे समय के बाद ये तनाव जो स्टूडेंट्स के दिमाग में बैठ जाता है और फिर क्योंकि बहुत सारा पैसा भी खर्च कर चुके होते हैं तो ये सारी चीज़ें तनाव का कारण बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ के लिए भी प्रोहिबिट किया गया है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ जो कही गई है कि देखिए आप कोचिंग संस्थान है अगर, तो कोई भी किसी भी तरह की मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, किसी भी तरह की ऐसी जानकारी जो भ्रामक जानकारी हो, ठीक है, भ्रामक जानकारी नहीं फैला सकती। मतलब आपने कई बार देखा होगा कोचिंग सेंटर को कि फोटो लगा देते हैं कि ये बच्चा है जो ये हमारे यहाँ से पढ़ा है और इसने नीट में, आईआईटी में, इस चीज़ में बिल्कुल टॉप किया, ये किया, वो किया, वो सारी फोटोज़ लगा देते हैं और वैसी ही फोटोज़ क्या है दूसरे संस्थानों में भी देखने को मिल जाती हैं। आप सिविल सर्विसेज में भी ये चीज़ देखेंगे, सिविल सर्विसेज में भी कई सारी कोचिंग्स में ये चीज़ देखी जाती है कि स्टूडेंट जो एक होता है उसने मान लीजिए कि कोई एक कोर्स आपके यहाँ से कर लीजिए, मान लीजिए कि इंटरव्यू की तैयारी उसने आपके यहाँ से कर ली और फिर आपने क्या उसका फोटो लगा दिया,
ठीक है, जबकि यहां पर ये कंपलसरी किया गया है कि जिसने जो कोर्स लिया है उसको वो चीज मेंशन करनी होगी। अगर किसी ने आपके यहां से पूरा कंप्लीट कोर्स किया है तो आप ये चीज बताइए। सिर्फ उसको ये क्या है, भ्रामक जानकारी है, जिससे कि क्या है, ये पता चला कि अच्छा ये टॉपर है, टॉपर ये इस कोचिंग का है, तो स्टूडेंट जो नया अगली साल जो प्रिपरेशन करने वाला है वो तो कंफ्यूज हो जाएगा और देखेगा तो यहाँ पर ये अधूरी जानकारी है। तो ये चीज़ कही गई है कि पूरी इंफॉर्मेशन आपको देनी होगी। किसी भी तरह की भ्रामक जानकारी अगर आपने दी तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो कहा जा रहा है वो ये है कि आपकी जो वेबसाइट होगी, एक वेबसाइट होगी, वेबसाइट, उस वेबसाइट पे आपको आपके जितने भी कोर्स हैं, ठीक है, जितने भी कोर्स हैं उन कोर्स के बारे में बताना होगा। जो भी टीचर आपके यहाँ पढ़ाते हैं, ठीक है, उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में बताना होगा। क्वालिफिकेशन, वो सक्षम हैं भी पढ़ाने के या नहीं है। ठीक है, तो हर अगले दिन आप देखेंगे कि कोई नई कोचिंग है जो वो खुल जाया करती है। अब ऐसे आप समझिए कि कोई एक नई कोचिंग खुली और उसने 100 लोगों का एडमिशन भी दे दिया। अब इस कोचिंग ने सोचा था दिमाग में कि यार 500 तो आ ही जाएंगे लोग कम से कम, और हुआ क्या कि 100 ही लोग आ पाए। अब 100 लोग आए तो इसने स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन पूरी साल कंप्लीट ही नहीं कर पाया, आधे साल में इसने छोड़ दिया, तो इन 100 के साथ तो धोखा हो गया ना। तो इस तरह का कोई भी एक्ट है जो वो पनिशेबल होगा। ठीक है, तो ये चीज यहां पर आपको अपनी वेबसाइट पर कोर्स की जानकारी देनी होगी, टीचर्स की जानकारी देनी होगी, और हर एक डिटेल में फी स्ट्रक्चर देना होगा। ठीक है, आपको बताना होगा कि कब तक ये कोर्स है, जो इसकी समय सीमा बतानी होगी, समय सीमा पहले ही बतानी होगी। जैसे हमारा ब्राउशर होता है, ना, ब्राउशर होता है जैसे, तो उस ब्राउशर में आपको हर एक चीज मेंशन करनी होगी जो कि ओपन होगी, आपके वेबसाइट पर होगी, कोई भी उसको जाकर के खोल सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें कही जा रही हैं कि ये सारी चीजें बतानी होंगी। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि ये कहा जा रहा है कि अगर कोई बच्चा है जो स्कूल में है ना, 11th क्लास में है, 12th क्लास में है या कॉलेज में, तो आप ऐसे मान के चलिए कि अगर कोई स्कूल के टाइमिंग का में आपकी क्लास चलती है तो वो अलाउड नहीं है। तो मतलब कोई भी ऐसी टाइमिंग जो स्कूल टाइमिंग के साथ मैच करती है वो कोचिंग संस्थान नहीं रख सकता। ठीक है, टाइमिंग का ध्यान रखना होगा यहाँ पर। दूसरा, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही जा रही है वो ये है कि टीचर और स्टूडेंट का रेशियो है जो, ठीक है, स्टूडेंट का रेशियो, टीचर स्टूडेंट का रेशियो है जो, उसका भी ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक क्लास है, 500 बच्चे सामने बैठे हैं, एक टीचर है और 500 बच्चे सामने बैठ के उसमें पढ़ रहे हैं। यहां पर आपको जो एक सही रेशियो है वो उसका ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसके अलावा यहां पर फीस स्ट्रक्चर के लिए कहा जा रहा है, फीस जो आप बताते हैं वो वाजिब होनी चाहिए, कोर्स के हिसाब से वाजिब होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक छोटे से कोर्स के लिए 1 लाख रुपया चार्ज कर रहे हैं। एक वाजिब फीस होनी चाहिए जो कि हर कोई अफोर्ड कर सकता हो, उसके हिसाब से ये फीस है जो आपको कोर्स के हिसाब से, मतलब ये फीस आपको रखनी होगी। ठीक है, इसके अलावा जो एक और चीज कही जा रही है वो ये है कि आपको ध्यान रखना होगा कि वीकली ऑफ, टीचर का और स्टूडेंट का दोनों का वीकली ऑफ है ना, एक वीक में एक छुट्टी जो कि दोनों की होनी चाहिए, वीकली ऑफ होना चाहिए, रेस्ट का प्रॉपर प्रावधान है जो इसमें दिया गया है। ठीक है, और इसके लिए ये भी कहा जा रहा है कि एक कंप्लेन मैकेनिज्म भी होना चाहिए कि अगर ये चीजें फॉलो नहीं की या किसी को कोई शिकायत है कोचिंग सेंटर से या कोचिंग से कोई शिकायत है मान लीजिए, या आप ले लीजिए कि बच्चे से कोई शिकायत है कोचिंग वाले को, तो दोनों के लिए क्या है, एक शिकायत का प्रावधान भी यहां पर होना चाहिए, शिकायत का मैकेनिज्म होना चाहिए जो कि 30 दिन के भीतर जिसका समाधान होगा, 30 दिन के भीतर जिसका समाधान किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस पर कही गई हैं। इसके अलावा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर कही जा रही है वो है इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, बुनियादी ढांचे को लेकर के। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो कोचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका भी है, तो वहां पर ये बात ध्यान रखनी होगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में सीसीटीवी कैमरास हो, प्रॉपर वेंटिलेशन हो, वेंटिलेशन, ठीक है, वेंटिलेशन की सुविधा हो। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो ये है कि जितने बच्चे आपकी क्लास में हैं, हर एक बच्चे के हिसाब से 1 स्क्वायर मीटर, ठीक है, 1 स्क्वायर मीटर की जमीन के हिसाब से आपको उस क्लास की व्यवस्था करनी होगी। मान लीजिए आप 30 बच्चे बैठा रहे हैं तो उसी अनुपात में आपको 30 स्क्वायर मीटर की जगह वहां पर होनी जरूरी है। तो 1 स्क्वायर मीटर प्रति बच्चा के हिसाब से यहां पर फिक्स किया गया है कि इतनी जगह आपके पास होनी चाहिए। प्लस इसके अलावा फायर डिपार्टमेंट से
फायर की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर कभी कुछ इस तरह की घटना हो तो आपके पास सारी सुविधाएं होनी चाहिए ताकि आग को बुझाया जा सके। आपको सर्टिफिकेट लेना होगा। बिल्डिंग अगर आप 4 मंजिल की ले रहे हैं तो बिल्डिंग का अलग से आपको सर्टिफिकेट वगैरह पूरा सब कुछ लेना पड़ेगा, सर्टिफिकेट, ठीक है, सर्टिफिकेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि यहाँ पर ध्यान रखने के लिए कहा गया है। इसके अलावा एक जो स्टूडेंट्स अक्सर परेशान रहते हैं, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में इसके एम में बताया कि स्टूडेंट्स के हितों का भी ध्यान रखना होगा। अब मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है, यहाँ पर एक एग्जिट पॉलिसी की बात की जा रही है। एग्जिट पॉलिसी का मतलब है कि मान लीजिए कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने एक एडमिशन लिया, 1 साल का कोर्स है, और इस 1 साल के कोर्स में उसने एडमिशन लिया, लेकिन 2 महीने पढ़ने के बाद उसको समझ में आ गया कि मुझे ये नहीं करना था, मुझे कुछ और करना है ना। तो अगर वो ये अप्लाई करता है कि मुझे इस कोर्स से एग्जिट चाहिए, तो कोचिंग संस्थान को यहाँ पर वो अभी जनरली क्या होता है, कोचिंग संस्थान मना कर देते हैं कि एक बार एडमिशन लिया तो फीस रिफंड नहीं होती है। तो यहाँ ये प्रावधान किया गया है कि 2 महीने की फीस काट करके आपको पूरी बची हुई जो फीस है वो वापस करनी होगी, ठीक है। ये भी एग्जिट पॉलिसी है। और अगर ऐसी व्यवस्था नहीं होती और वो शिकायत करता है तो 10 दिन के भीतर एक्शन लिया जाएगा इस बात पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है जो वो है चुनौती की। कैसी चुनौती? कि हमारे देश में अगर आप कहेंगे चुनौती, ठीक है, हमारे देश में नियम बहुत आसानी से बन जाते हैं, लेकिन जो सबसे प्रॉब्लम वाली बात है वो है इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के, इसके कार्यान्वयन को लेकर के, ठीक है। तो कार्यान्वयन को लेकर के इसकी प्रॉब्लम है। तो यहां पर भी एक समाधान बताया गया है कि अगर मान लीजिए कि कोई डिपार्टमेंट या कोई कोचिंग सेंटर है, मान लीजिए कि वो नहीं पालन करता इन प्रावधानों का या इन दिशा निर्देशों का, तो उस केस में अगर वो पहली बार पाया जाता है तो उस पर 25,000 का फाइन लगाया जाएगा, ठीक है, 25,000 का फाइन लगाया जाएगा। और अगर वो सेम ऑफेंस करता हुआ, सेम गलती करता हुआ दोबारा पाया जाता है, ठीक है, तो उस पर लगेगा 1 लाख का फाइन, 1 लाख का फाइन लगाया जाएगा, ठीक है। तो फाइन की सुविधा है यहाँ पर। और तीसरी बार अगर वो पाया गया ऑफेंस करता हुआ तो रजिस्ट्रेशन है जो वो भी कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये भी चीज का ध्यान रखा गया है। अभी भी स्टिल एक और चुनौती यहाँ पर बची हुई है, जो कि क्या है कि अगर देखिए आप ऐसे समझिए कि ये जो दिशा निर्देश आ रहे हैं ये किसकी तरफ से आ रहे हैं? केंद्र सरकार की ओर से, ठीक है, केंद्र की ओर से। लेकिन 12वीं तक की अगर आप बात करेंगे, क्लास 12th तक की शिक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है? ये होती है स्टेट गवर्नमेंट या फिर आपके केंद्र शासित प्रदेश की, जहां पे भी है, ठीक है। तो ये स्टेट का मामला है और ये जो दिशा निर्देश आए हैं ये केंद्र की तरफ से आए हैं। तो क्या उनको स्टेट्स में सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। कहां तक स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जो वो ध्यान देंगी या साथ देंगी केंद्र सरकार का इस मामले में? क्या इसकी वजह से कहीं ऐसा तो नहीं और ज़्यादा करप्शन स्टार्ट हो जाए कि भाई हम आपको तभी मौका देंगे जब हमें इस तरह की सुविधाएं आप देंगे, है ना, मतलब करप्शन वाली चीज़ें हैं जो वो और ज़्यादा बढ़ने लग जाएं, ठीक है। तो ये चुनौतियां अभी भी बरकरार हैं। अब ये तो देखना है कि इंप्लीमेंटेशन ठीक से होता है या नहीं, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देनी थी। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको हमारे SIP बैच के स्टूडेंट्स के लिए देना चाहता हूं, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जो 2024 में तैयारी करना चाहते हैं और हमारा SIP बैच लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करने पर अभी 5,999 में ये बैच आपको मिल जाएगा। इस बैच की शुरुआत जो है वो ऑलरेडी हो चुकी है और 20 तारीख तक आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इस बैच के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि आपको पूरे कोर्स का रिवीजन करवा, ये बेसिकली क्या है, UPSC का एक क्रैश कोर्स है। इसमें आपको रिवीजन की सुविधा दी जाएगी और रिवीजन के लाइव रिवीजन होगा आपका, टीचर लाइव आकर के आपको पढ़ाएंगे। इसके अलावा आपका टेस्ट होगा और डेली बेसिस पर वो टेस्ट होंगे और उनका सॉल्यूशन भी एक वीडियो के माध्यम से आपको दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर ऐसे स्टूडेंट्स जो हमारे साथ फुल टाइम प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारे P2I बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, मतलब प्री से लेकर के इंटरव्यू तक की पूरी संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी जो बैच है वो आ चुका है और 27 जनवरी से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। यहाँ अगर आप मेरा कोड ओम लाइव इस्तेमाल करेंगे तो ओम लाइव कोड पर आपको 23,999 में ये बैच मिल जाएगा। इसके अलावा ये PDF या कुछ और अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। इस QR कोड का इस्तेमाल करके आप डायरेक्टली टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं या फिर ओम द्विवेदी स्टडी IQ सर्च करके भी आप टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, या आप मुझे
om.narayan@studiiq.com पे मेल करके भी कोई भी अपना डाउट पूछ सकते हैं। जल्दी मिलेंगे किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।